हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल पवार त्यागराज क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, हम ये आशा करते हैं। इससे जो हमारी पहली क्लासेज हुई थी उनमें आपका जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम उससे अगला जो चैप्टर है बायोलॉजी का शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जो चैप्टर करेंगे अब वो सेल है, यानी कि कोशिका है। तो आज हमारा जो बायोलॉजी का चैप्टर चलेगा वो कौन सा चलेगा भाई? सेल। अब जो सेल होती है भाई वो होती क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जो है, अब देखो बायोलॉजी का मतलब क्या है? जो सजीव, जो भी सजीव हैं, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं या उनका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के जो जनक थे भाई वो कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो ये आपको कुछ ऐसी टर्म है जो याद रखनी है। जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु। अब जो जीव विज्ञान है क्या है भाई? जो जीव विज्ञान है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो जीव विज्ञान है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? दो पार्ट्स हैं। एक होती है भाई बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। जो बॉटनी है, बॉटनी के जो जनक है वो थियोफेस्टम है, और जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु है। बॉटनी का मतलब होता है पेड़ पौधों से संबंधित। बॉटनी का जो मतलब होता है भाई, बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स। पेड़ पौधों से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो किस में होंगी भाई? बॉटनी में होंगी। एक होती है जूलॉजी। जूलॉजी की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो थी अरस्तु। और जो जूलॉजी होती है उसमें हम पढ़ते हैं भाई जितनी भी क्या है? एनिमल्स हैं। जितने भी क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स यानी कि भाई जंतु। जो जितना भी जंतु वर्ग है हमारा वो किस में आता है? वो जूलॉजी में आता है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जो क्या है भाई, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक जूलॉजी है और एक बॉटनी है। जो बॉटनी है, बॉटनी के जनक कौन है भाई? थियोफेस्टम है। और जो इसमें बॉटनी में किसके वो होती है भाई? अध्ययन पौधों का या प्लांट का। ऐसे ही दूसरी है भाई जूलॉजी। जूलॉजी के जनक जो थे अरस्तु थे। और जो जूलॉजी है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतु, यानी कि एनिमल्स का। उसमें हम क्या है? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं सभी चीजें। ऐसे ही अब हमारी है सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा सेल। तो अब सेल होती क्या है भाई? सेल होती क्या है? तो सेल देखिए, ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है? जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मतलब रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटी जो लिविंग थिंग की यूनिट्स है उसको क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं भाई, यानी कि कोशिका बोल ली जाती है। जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। मतलब जब हम कोशिकाओं के बारे में, सेल का अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? हमारी कोशिका, यानी कि सेल, फंक्शनल एंड। अब उसके बाद क्या है भाई? जो सेल है, सेल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन इसमें भी क्या है, एक आपको बात याद रखनी है। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, यानी कि डेड सेल की। अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए वहीं पे, लिविंग सेल आ जाए, तो लिविंग सेल में जो आपका आंसर है वो बदल जाएगा एकदम। आपको क्या याद रखना है कि जो सेल की खोज की थी 1665 यानी कि 1665 में हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो मृत कोशिका की, यानी कि डेड सेल की, डेड सेल की डिस्कवरी की, मतलब खोज की थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है जीवित, यानी कि लिविंग सेल। जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल की जो खोज की थी वो किसने की थी? एंटोनियो वान ल्यूवेंसहोक। एंटोनियो वान ल्यूवेंसहोक, इन्होंने क्या की थी भाई? लिविंग सेल की खोज की थी 1674। ये आपको याद रखनी है इतनी बातें। दो बात बताई गई है आपको कि कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी बोलते हैं उसको। उसके बाद जो लिविंग सेल है और एक नॉन लिविंग सेल है, यानी कि डेड सेल है। अब जो डेड सेल है, डेड सेल की जो खोज की थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद दूसरी है जीवित कोशिका, यानी कि लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज की थी भाई एंटोनी वॉन ल्यूवेंसहोक। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है भाई। इसके बाद है भाई, अब देखो एक बात आपको और याद रखनी है। जब सेल पढ़ रहे हैं हम तो इसमें क्या होंगी? कोई सेल छोटी भी होगी और कोई सेल बड़ी भी होगी। अब जो सबसे छोटी सेल है उसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्म।
बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो सबसे छोटी सेल है उसको क्या बोला जाता है भाई, माइक्रोप्लाज्म। और जो सबसे बड़ी सेल है किसी चीज, तो वो है शतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है, वो सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। सबसे छोटी सेल होती है माइक्रोप्लाज्म, और जो सबसे बड़ी सेल होती है वो होते हैं शतुरमुर्ग के अंडे में जो होती है उसको सेल, वो सेल सबसे बड़ी होती है। अब दूसरी बात पे आ जाए तो मानव में ये होगी, मान लो सभी में या सब में मिलकर होगी, लेकिन अगर हम केवल और केवल मानव की बात करें, यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो मानव में जो सबसे बड़ी सेल होगी वो होती है ओवम, यानी कि अंडाणु। इसका आपको याद रखना है कि जो मानव है, मानव की सबसे बड़ी सेल ओवम है और सबसे छोटी सेल क्या है भाई, स्पर्म है, शुक्राणु। ये दो बात आपको इसमें याद रखनी है। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे बड़ी सेल है, वहां पे ये ना ऑप्शन हो, मानव का ही लिखा ना हो, तो आपका आंसर होगा सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्म और सबसे बड़ी शतुरमुर्ग के अंडे। वहीं पर अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाए मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो मानव में जो सबसे बड़ी सेल होगी वो है ओवम, और सबसे छोटी जो मानव में होगी वो होगी स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। ये बात आपको इतनी याद रखनी है भाई। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो भाई, अब हमने सेल पढ़ लिया, ये हमारी मान लीजिए सेल है। अब सेल जो है किन्हीं कोई ना कोई चीज उसके अंदर होगी जिनसे वो क्या होगी भाई, निर्मित होगी यानी बनी होगी। अब क्या है, कुछ सेल के अंदर की टाइप्स हैं कि क्या क्या सेल के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या सेल के अंदर होता है। तो उसमें सबसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन। उसमें सबसे पहले क्या होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती क्या है भाई, ये है आपकी सेल, ये क्या है आपकी सेल। अब जो सेल की सबसे बाहर की है ये परत, जो ये इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। जो बाहर का मतलब दीवार है सबसे बाहर वाली, उसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। यहीं पे एक बात और आ जाती है, एक सेल वॉल भी होती है। दो चीज होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वॉल होती है। अगर हमें करें जंतुओं की बात, हम जंतुओं का मतलब लिविंग थिंग्स की बात करें, तो उनमें होती है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। उनमें क्या होती है भाई, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर में यही होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम वहीं पे क्या कर दे भाई, प्लांट्स की बात कर दे, यानी कि पौधों की बात कर दे, तो उनमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से भी जो ऊपर एक और होती है उसको बोला जाता है सेल वॉल। उसको क्या बोला जाता है भाई, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो अगर हम किसकी बात करें भाई, अगर हम करें जीव जंतुओं की यानी कि लिविंग थिंग, वो एनिमल्स की बात करें, तो उनमें जो सेल का सबसे बाहरी हिस्सा है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पे प्लांट्स में बात करेंगे, तो प्लांट में सबसे बाहर जो होगी वो सेल वॉल होगी। सेल वॉल के एकदम अंदर की तरफ क्या होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, इससे पता लगा भाई कि जो सेल वॉल है, वो सेल मेम्ब्रेन है, वो जंतु और पादप, पादप का मतलब पौधे ही हैं भाई, प्लांट्स। जो क्या है सेल मेम्ब्रेन है, वो जंतु तथा पादप, वो दोनों में पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है, आप देखना चाहो तो इसको देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है भाई ये, ठीक है भाई। तो क्या है, ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर जाने मतलब, इसका मतलब क्या है भाई, जैसे कि मान लो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ अंदर जानी, साल के या सेल से बाहर जानी, तो उसको बाहर या अंदर जाने के लिए किसका काम है, बाहर लाना या अंदर पहुंचाना, वो सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है। कि मतलब सेल के अंदर कोई भी चीज़ जा गई हो या कोई बाहर जा रही हो, तो उसको जो नियंत्रित करेगा वो कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन नियंत्रित करती है। तो यह कोशिका के अंदर जाने वाले सभी चीज़ों पर नियंत्रित करती है। जो भी सेल के अंदर आएगा और बाहर जाएगा, उसकी देख रेख का काम किसका होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन का होता है। प्लांट में क्या होती है, ये अंदर होती है, और एनिमल्स में क्या होती है, सबसे बाहर की तरफ होती है। ये आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है। अर्ध परागम्य, सेमी परमेबल, इसका मतलब यही होता है कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाना, इसका मतलब यही होता है। ये आपको बता दिया गया भाई। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने देख लिया भाई, ये क्या है हमारी सेल, ये क्या है हमारी सेल। सेल के जो हमने एक चीज पढ़ लिया अभी, सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद जो सेल के अंदर होता है, एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज क्या होती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, ये ऐसा होता है भाई। इसमें दीवार ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है।
इनको जो ये दीवार से आपको दिख रही होंगी ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्रिस्टी बोला जाता है। इसको क्या बोला, तो इतना याद रखना कि जो ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज की थी अल्टरमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी भाई, अल्टरमैन ने इसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टरमैन ने। यह कैब्ज चक्र चलाता है, मतलब कैब चक्र का मतलब क्या है, इसमें एक साइकिल चलती है भाई। इससे क्या होता है, जब ये साइकिल चलती है तो एक होती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो हमारे शरीर में एनर्जी है वो इसी फॉर्म में स्टोर होती है एटीपी में। वो किस फॉर्म में स्टोर होती है भाई, एटीपी में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो क्या चलता है, कैब चक्र चलता है, यानी कि एक साइकिल चलती है, उसमें क्या होता है भाई, ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसमें किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज और एटीपी। जब ये एटीपी का निर्माण होता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना निर्माण होता है भाई, 38। और जो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है वो इन्हीं से मिलती है। जो एनर्जी है हमारे शरीर में वो क्या आती है, इसी एटीपी से आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इसमें क्या होती है भाई, क्रिस्टी होती है, ये दीवारें होती हैं। ये आपको इतना बात याद रखनी। कैब्ज चक्र चलता है जिससे क्या होगा भाई, एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं। जब एटीपी बनेगी तो कितने एटीपी होगी 38। इससे क्या होगा, एनर्जी बनेगी। और जो हमारी क्रिया है, मान लो हम चल रहे, पढ़ रहे, कुछ भी काम कर रहे, तो वो सब किससे होगा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी से ही होगा। तो ये आपको बात इसमें याद रखनी है। पावर हाउस ऑफ सेल या शक्ति ग्रह भी इसी को, क्योंकि जो भी पावर है सेल को, जहाँ से भी जो भी पावर या ऊर्जा मिल रही है वो किससे मिलेगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलेगी। तो इसको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, पावर हाउस, जो सेल का पावर हाउस है या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। उसके बाद है भाई, ऐसे ही सेल है। सबसे पहले आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, उसके बाद आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया के साथ दूसरा होता है एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या होता है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक ये है कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि जो हमारे शरीर को, जैसे हमारे शरीर को खड़ा करने के लिए क्या होता है अंदर कंकाल, ऐसे ही जो सेल को खड़ा करने की, जिससे सेल वो ना हो जाए, मान लो पिछक ना जाए, ऐसे ही जो हमारा शरीर है उसको खड़ा करने के लिए होता है कंकाल यानी कि स्केलेटल सिस्टम। ऐसे ही जो सेल को खड़ा करता है यानी कि उसको पिचकने से रोकता है, वो काम कौन करता है भाई, यही करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं भाई आंतरिक कंकाल भी बोलते हैं। सेल का के मतलब सेल का स्केलेटल सिस्टम भी किसको बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को बोले। ये ऐसा है भाई इसका स्ट्रक्चर, ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। इतना ये आपको इतनी बात याद रखना है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसके भी दो टाइप होते हैं। इसके भी कितने टाइप होते हैं भाई, दो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक तो होता है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये आपको दो क्या होता है भाई, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक होता है इसमें स्मूथ और एक क्या होता है रफ। अब जो स्मूथ है, जो ये स्मूथ वाला है, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी कि वसा। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है शुगर मान लो आप, और फैट का मतलब वसा। जो इन चीज़ों को बनाते हैं वो बनाते हैं स्मूथ, यानी कि जो वो है थोड़ा स्मूथ वाले हैं, और उनका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाने का। ऐसे ही दूसरा है रफ यानी कि खुरदुरा, उबड़ खाबड़ बोल देते हैं। इसका काम होता है राइबोसोम बनाना। इसका काम क्या होता है भाई, राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम से क्या बनते हैं भाई, प्रोटीन। अब दो चीज बताई गई हैं, एक स्मूथ और एक रफ। जो स्मूथ पार्ट है वो होता है ये वाला, जो ये इधर है आपका। क्योंकि देखो आपको इसको ये बिल्कुल, अगर इसका पता कैसे लगता है, मान लो जैसे साइंटिस्ट है, उन्होंने किसी ने देखा होगा, कुछ चीज इस पे देखी होगी तो मतलब ये सॉफ्ट है बिल्कुल, लेकिन जो ये है रफ वाला, इसमें क्या है, जो ये आपको दिख रहे भाई, जो ये है, ये इनके ऊपर क्या है, जो इस रफ वाले क्या है, वो राइबोसोम है। ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं क्या है भाई, राइबोसोम है। और राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इसीलिए जब क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम है, इसीलिए क्या हो गया, थोड़ा खुरदुरा हो गया यानी कि रफ हो गया। तो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसका क्या काम है, राइबोसोम, और राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन। ऐसे ही जो दूसरा है स्मूथ, उसका काम है कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी कि वसा बनाने का काम।
ये आपको याद रखनी भाई। उसके बाद राइबोसोम होता क्या है भाई, जो कोशिका का सबसे छोटा अंग है, ये हमारी मान लो सेल है भाई, सेल के अंदर भी जो सबसे छोटी चीज है वो होती है राइबोसोम। वो क्या होती है भाई, राइबोसोम। जो सेल है, सेल के अंदर ये देखो, यही पीछे भी थे, ये राइबोसोम है भाई। ये सेल के अंदर भी जो सबसे छोटा जो इकाई है ये वाली, तो ये क्या है, सबसे छोटे हैं सेल के अंदर राइबोसोम। ये आपको इतनी बात को मान लो क्वेश्चन आ गया कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर भी सबसे छोटी चीज क्या होती है, वो क्या होती है भाई, राइबोसोम ही होते हैं वो। ये इतनी बात समझ के रखनी है आपको भाई। इसके बाद है देखो, जो राइबोसोम है वो दो टाइप के होंगे। राइबोसोम कितने टाइप के होंगे भाई, दो। एक तो होगा इसमें 70S राइबोसोम, एक होगा 80S राइबोसोम। अब 70S है एक, और एक क्या है 80S। 70S का मतलब आपको दिख रहा होगा 70, और ये क्या है 80। जब ये 70 है तो मतलब छोटा है, और 80 है तो थोड़ा क्या होगा, भारी। इस बात से आप मतलब थोड़ा याद रखने का तरीका कर सकते हैं कि जो 70S है वो होता है हल्का। 70S क्या होता है भाई, हल्का। ऐसी जो 80S है वो क्या होता है, भारी। 80S होता है भारी, और जो ये 70S होता है वो होता है हल्का। प्रोकैरियोट जो क्या है, प्रोकैरियोट का मतलब होता है जो पुराने, बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही पहले जो जीव जंतु या बहुत ही पुराने पहले थे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुए आज तक भी, तो उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आज से हजारों साल पहले वो ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रिमिटिव, पुराने। और एक होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जैसे कि हम मान लो हमारे क्या है, क्योंकि पहले हम बंदर मान लो कहते कि हमको बंदर कहा जाता था कि, तो हमारे में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए। तो जब हमारे में चेंजेस होते गए तो हम समय के साथ बदल गए। लेकिन ये क्या है, जैसे उस टाइम थे ऐसे ही आज है, तो इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और जो क्या हो रहे समय के साथ बदल रहे उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। दो टाइप के होंगे। तो जो हल्के 70S राइबोसोम है वो किन में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में, और जो 80S राइबोसोम है वो होते हैं यूकैरियोटिक में। ये इतनी बात आपको इसमें समझ के रखनी भाई। अब दो चीज, दोनों आपको पता लग गए, राइबोसोम भी लग गए। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। इसके बाद गोल्जी बॉडी, ये सेल है, एक सेल मेम्ब्रेन होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया भाई, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ऐसे ही क्या है, गोल्जी बॉडी होती हैं। क्या होती है, गोल्जी बॉडी। ये क्या करती है, इनका काम होता है परिवहन का। मान लो जो सेल के अंदर का जो सामान है, कुछ भी चीज है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का ही काम है। सेल का मतलब, इसको जो इसकी खोज की थी वो कैमियो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी भाई, कैमियो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थ के परिवहन में मदद करती है। पदार्थ के परिवहन में कोई भी सेल के अंदर चीज है, कोई भी चीज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करती है भाई, गोल्जी बॉडी। और खोज किसने की थी, कैमियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। सेल में परिवहन का काम कौन करती है भाई, गोल्जी बॉडी करती है। ये है स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी का। ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसका बस स्ट्रक्चर याद रखना है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये है ये ज़्यादा अंदर की चीज़ें हैं, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर याद रखो। उसके बाद ऐसे ही दूसरा इसमें आता है सेंट्रोसोम। इसके बाद क्या है भाई, सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम की खोज है वो किसने की थी, बोबरी। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बोबरे ने की थी। इसका जो नाम है हिंदी में वो तरकाय बोलते हैं, हिंदी में इसको तरकाय। सेंट्रोसोम यह कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन का मतलब है ये एक सेल है, अब इससे ही क्या आप मान लो, अब सेल क्या होगी, 2 बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई, 8 से, ठीक है। तो ये क्या, इसका क्या काम है भाई, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका को, सेल को डिवाइड करना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ही सेल को विभाजित करने का काम किसका है, सेंट्रोसोम का काम है। इसकी खोज बोबरे ने की थी। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है भाई, इसका स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है विभाजन, अब जो एक बात आपको याद रखनी भाई, जो हमारा मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन है,
ये ब्रेन है हमारा, इसमें क्या होते हैं, तांत्रिक कोशिकाएं होती है, यानी कि न्यूरॉन्स बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए। तो जो वो होती है मस्तिष्क में जो है सेंट्रोसोम, ये नहीं होते। जो मस्तिष्क की जितनी भी सेल हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। इसी कारण क्या है, जो मस्तिष्क की सेल है उनमें विभाजन नहीं होता, वो जितनी है इतनी रहेंगी, उनमें कोई विभाजन नहीं होता भाई। जब उनमें विभाजन नहीं होता तो इसी कारण इन कोशिका तांत्रिक जो कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन नहीं होता, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का जब काम ही विभाजन करना है और जब वो सेल में है ही नहीं तो उस सेल का भाई विभाजन नहीं होने का। तो इसीलिए जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं, वो कभी भी डिवाइड नहीं होते। डिवाइड क्यों नहीं होते मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए क्या नहीं होते, वो विभाजन नहीं। यह केवल जंतु में पाई जाती है, यानी कि एनिमल्स में पाई जाती हैं, प्लांट्स में ये नहीं होती। इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम का काम क्या है भाई, सेल विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन करना है। उसके बाद जो ब्रेन की हमारी सेल है, यानी कि न्यूरॉन्स हैं, उनमें जो सेंट्रोसोम है वो नहीं पाई जाती। इसी कारण जब वो नहीं पाई जाती तो वहाँ पे क्या नहीं होता, विभाजन नहीं हो पाता। इसलिए आपने देखा भी होगा, जैसे कि हमारे कहीं और पे चोट लग गई, अगर कहीं भी दूसरी जगह पे चोट लग गई वो सही हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे सिर में चोट लग जाती है तो वो सही नहीं होने की। अगर हमारे मान लो ये हमारी सर है, ये खोपड़ी है, अगर खोपड़ी के अंदर ये ब्रेन है, अगर ब्रेन तक चोट लग गई तो वो कभी भी डिवाइड नहीं होने की, वो जैसी है अब ऐसी रहेगी, यानी कि उससे आपको कोई भी दिक्कत आ गई तो वो दिक्कत कभी भी खत्म नहीं होने की। इसीलिए क्या हो, क्योंकि इसीलिए सर में चोट लग गई तो मतलब उसका ये दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता। इसीलिए मान लो यहाँ सेल थी, जब आपको चोट लगी या किसी को भी चोट लगी, उसके बाद वो सेल खराब होगी। अब जो ये सेल खराब होगी, ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, ये सही नहीं होने की, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता भाई, सेंट्रोसोम। वहीं हमारे अगर दूसरे अंग है, उनमें किसी में चोट लग गई तो चोट क्या होगी, थोड़े दिन तक वहाँ पे निशान हो जाएगा, निशान के बाद क्या होगा, महीने 2 महीने बाद वो चोट ठीक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेंट्रोसोम है। ब्रेन में क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए वहाँ की जो सेल है वो डिवाइड नहीं हो सकती। यही कारण है कि जो सर में चोट लगती है, अगर ज़्यादा चोट लग गई तो आदमी बच नहीं सकता। सबसे बड़ा यही कारण है भाई वहाँ का, ये बात आपको याद रखनी भाई। उसके बाद आता है लाइसोसोम। उसके बाद है लाइसोसोम। ये क्या है भाई, सारे सेल के अंदर के ही हैं। अभी ये सेल है, सेल के एक सेल के जो जो चीज़ अंदर होती है, ये उन्हीं के बारे में बात चल रही है अभी। सबसे पहले आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, उसके बाद सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो ये सारे क्या है, सेल के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही अब हमारा जो लास्ट है वो है लाइसोसोम। जो हमारे बच जाएंगे वो हम कल को करेंगे। इसके बाद क्या है भाई, लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। पाचन का मतलब डाइजेशन। जो सेल ने कुछ भी सेल के अंदर है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोसोम का। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम यानी कि एसिड, इसके अंदर क्या होते हैं, जल अपघटक एंजाइम होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं, जिनके यह कोशिका की आत्महत्या। अब इस बात का क्या मतलब है, यह इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। मान लो भाई ये क्या है, लाइसोसोम है, यहाँ पे ये क्या है, लाइसोसोम। अब इस लाइसोसोम का क्या काम है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा क्या कर देगा, एसिड फेंकना इसका काम है। ये एसिड फेंकेगा तो इसको ख़त्म कर देगा। कई बार ऐसा होता है, मान लो ये खुद ही अपने ये जो है इसके अंदर एसिड है तो ये खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। जब ये फटता है तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, एसिड। और जब एसिड निकलता है तो एसिड जब निकलेगा तो उससे क्या होगा, जो सेल है, सेल सारी की सारी पे क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा और सेल पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी कारण क्या है, इसको आत्महत्या की थैली यानी कि एटम बॉम्ब इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि ये खतरनाक है भाई। मान लो ये अपने आप फट गया तो सारी सेल को खत्म कर देगा ये। आपने देखा भी होगा, जब आपको चोट लग जाती है तो कहीं पे काला निशान पड़ जाता है। वो काला निशान इसी के थ्रू पड़ता है। कैसे, ये मान लो आपका कोई अंग है, यहाँ पे चोट लग गई या किसी ने आपके मुक्का मार दिया हो तो क्या हुआ, आपकी आंख जो हो जाएगी वो काली हो जाएगी। अब इसका क्या हुआ, वो काली हुई क्यों, जब वो उस पर मुक्का लगा तो ये जो सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम पे क्या पड़ा, दबाव पड़ गया। उस दबाव के कारण क्या हुआ, जो ये लाइसोसोम है फट गया। अब फट गया तो इसके अंदर क्या है, एसिड। इस एसिड से क्या हुआ, ये सेल पूरी की पूरी खत्म होगी और काली होगी। जब क्या होगा, 15-20 दिन या 1 महीने के बाद क्या होगा, यहाँ पे दूसरी सेल है, यहाँ पे दूसरी, ये इसके चारों तरफ सेल है, इनसे क्या होगा,
जब ये यहाँ पे काला पड़ गया है तो सेल खत्म होगी भाई। अब जो लाइसोसोम तो इन सेल में भी होगा, इस सेल में भी लाइसोसोम है, सभी सेल में क्या है लाइसोसोम। तो ये थोड़ा थोड़ा एसिड अब इस सेल पे गिरना शुरू कर देंगे तो ये सेल क्या हो जाएगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी और जो वो काला निशान है वो थोड़े दिन में खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए आत्महत्या की थैली आपको पता लग गया होगा कि इसको क्यों कहा जाता है। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक है। आपको जितनी भी बातें बताई गई है आपको ये बात हमेशा के लिए मतलब याद रखनी है। एनटीपीसी के लिए ये मतलब बहुत ही जरूरी है। बायोलॉजी का मतलब अपना ही बहुत अच्छा वो है, एनटीपीसी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की तुलना में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, इतनी बड़ी चीज़ें भी नहीं है। तो ये आपको थोड़ी याद रखने की कोशिश करनी है। आज की हमारी क्लास यहीं तक ही है। जय हिंद।